हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं एमपी पुलिस एग्जाम 2016 में 30 जुलाई 2016 की फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस और साइंस के क्वेश्चन, जो कि आने वाली एमपी पुलिस एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन भी जरूर दबा लीजिए, ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट एजुकेशनल वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचते रहें। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, निम्न पुरस्कारों में से कौन सा पुरस्कार हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की उपलब्धि के लिए दिया जाता है? चार ऑप्शन और आपको आपका राइट आंसर चुनना है। निम्न पुरस्कारों में से कौन सा पुरस्कार हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की उपलब्धि के लिए दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, तानसेन पुरस्कार। तानसेन पुरस्कार हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की उपलब्धि के लिए दिया जाता है। तानसेन समारोह मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आयोजित किया जाता है और यह ग्वालियर में तानसेन के मकबरे के नज़दीक आयोजित किया जाता है। तानसेन का मूल नाम रामपनु पांडे था, इसे भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, 2016 ओलंपिक के लिए अर्हता प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला जिम्नास्ट कौन है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, दीपा कर्माकर। और अभी तक यह उपलब्धि प्राप्त करने वाली यह एकमात्र भारतीय हैं। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, तो यह 2014 करंट अफेयर था, तो इसे आपको याद नहीं करना है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न है हमारा, भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? पूछा गया आपसे, भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे और यह भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद थे। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, यह रहा हमारा अगला प्रश्न, स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? पूछा गया आपसे, स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर वह है ऑप्शन नंबर 2, आर के शनमुखम शेट्टी। स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले वित्त मंत्री आर के शनमुखम शेट्टी थे और वर्तमान में भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, यह रहा हमारा अगला प्रश्न, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति के अनुसार कितने सिख गुरु हैं? आपसे पूछा गया है, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति के अनुसार कितने सिख गुरु हुए? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, 10। सिख गुरुओं की संख्या जो थी वह 10 तक थी और सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक ने की थी। गुरु नानक का जन्म 1469 में पंजाब के तलवंडी में रावी नदी के तट पर हुआ था। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, धुआंधार जलप्रपात जबलपुर में किस नदी पर देखा जाता है? पूछा गया आपसे, धुआंधार जलप्रपात जबलपुर में किस नदी पर देखा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, नर्मदा नदी पर। धुआंधार जलप्रपात जबलपुर के भेड़ाघाट में नर्मदा नदी पर देखा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, जुलाई 2012 में भारत के राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया था? जुलाई 2012 में भारत के राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया था? तो इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर 4, प्रणब मुखर्जी। और वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है हमारा वह है, मेथारी रानी अवंतीबाई सागर बरना तवा में क्या चीज़ सामान्य है? आपसे पूछा गया है, मेथारी रानी अवंतीबाई सागर बरना और तवा में क्या चीज़ समान है? तो इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर 3, सभी नर्मदा में सिंचाई बांध है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, यह रहा हमारा अगला प्रश्न, देश के लिए अखबारी कागज का उत्पादन करती है। चार ऑप्शन है, आपको बताना है इनमें से कौन सी मिल देश के लिए अखबारी कागज का उत्पादन करती है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1, नेपा मिल। मध्य प्रदेश के नेपानगर में स्थित नेपा मिल देश के लिए अखबारी कागज का उत्पादन करती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला जबलपुर संभाग का नहीं है? चार ऑप्शन और आपको बताना है इनमें से कौन सा जिला जबलपुर संभाग का नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, हरदा जिला। हरदा जिला नर्मदापुरम संभाग में आता है और जबलपुर को मध्य प्रदेश की न्यायिक राजधानी और सांस्कृतिक राजधानी भी कहा जाता है। इसे भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, ब्रिटिश भारत में गुलामी किसने रद्द की? चार ऑप्शन और आपको बताना है, ब्रिटिश भारत में गुलामी किसने रद्द की? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, लॉर्ड एलनबरो ने। दास प्रथा का अंत
1843 में लॉर्ड एलनबरो ने किया था। इसे आपको अच्छे से याद रखना है, पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से कौन पहले किसी राज्य के मुख्यमंत्री बने बिना ही भारत के प्रधानमंत्री बने थे? 4 ऑप्शन है, आपको बताना इनमें से ऐसे कौन से प्रधानमंत्री है जो किसी राज्य के मुख्यमंत्री बने बिना ही प्रधानमंत्री पद पर आसीन हुए? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, चंद्रशेखर। वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, यह रहा हमारा अगला प्रश्न। भारत के प्रधानमंत्री, 4 ऑप्शन है, आपको बताना है इसमें से भारत के प्रधानमंत्री के लिए कौन सा सही है। राज्य का प्रमुख होता है, दूसरा ऑप्शन है सरकार का प्रमुख होता है, तीसरा ऑप्शन है दोनों राज्य और सरकार के प्रमुख होता है, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर वह है ऑप्शन नंबर 2, भारत का प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है और इसे लोकसभा का नेता भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, यह रहा हमारा अगला प्रश्न। भारत के नेता जिनका जन्मदिन सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। 4 ऑप्शन है, आपको बताना है इनमें से भारत के ऐसे कौन से नेता है जिनका जन्मदिन सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, अटल बिहारी वाजपेयी। प्रत्येक वर्ष पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पर 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। यह रहा हमारा अगला प्रश्न। मानव जाति का सबसे आरंभिक आयुर्विज्ञान है। 4 ऑप्शन है, आपको बताना है इनमें से मानव जाति का सबसे आरंभिक आयुर्विज्ञान को क्या कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, आयुर्वेद। मानव जाति के सबसे आरंभिक आयुर्विज्ञान को आयुर्वेद कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, भारत आने वाले पहले यूरोपीय लोग कौन थे? 4 ऑप्शन है, आपको बताना है भारत आने वाले पहले यूरोपीय लोग कौन थे। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1, पुर्तगाली। भारत आने वाले सबसे पहले यूरोपीय लोग पुर्तगाली थे और भारत आने वाला पहला यूरोपीय वास्को डी गामा था जो 1498 में भारत में आया था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, यह रहा हमारा अगला प्रश्न। भारत में किसका सरकारी आवास पंचवटी है? 4 ऑप्शन है, आपको बताना इनमें से किसका सरकारी आवास पंचवटी है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, प्रधानमंत्री। भारत का प्रधानमंत्री का जो सरकारी आवास है वह पंचवटी है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और यदि आप लोगों को एमपी पुलिस एग्जाम 2016, 2017, एमपी पुलिस सब इंस्पेक्टर एग्जाम 2016, 2017, एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम 2019, इन सभी परीक्षाओं के प्रीवियस ईयर्स पेपरों के जीके जीएस और साइंस के क्वेश्चन की वीडियो देखना है तो आप उन्हें मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से देख सकते हैं और आप अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, कौन सा अम्ल रसायनों का राजा कहलाता है? 4 ऑप्शन है, आपको बताना इनमें से कौन सा अम्ल रसायनों का राजा कहलाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल को रसायनों का राजा कहा जाता है और इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वह होता है H2SO4। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, उस रक्त वाहिका का नाम बताइए जिसके द्वारा मानव में रक्त परिचालित होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, धमनी और शिरा। धमनी और शिराओं के द्वारा मानव शरीर में रक्त का परिचालन होता है। धमनियाँ शुद्ध रक्त तथा शिराएं अशुद्ध रक्त का वहन करती हैं। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, एक मेंढक किसके द्वारा सांस ले सकता है? 4 ऑप्शन है, आपको बताना है मेंढक किसके द्वारा सांस ले सकता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी के द्वारा। एक मेंढक त्वचा, फेफड़ों और मुंह तीनों से ही सांस ले सकता है और मेंढक का हृदय 3 कक्षी होता है। यह प्रश्न भी आपसे पूछा जाता है, इसे भी आप याद रखें। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, उस कारक का नाम बताइए जो रक्त का थक्का बनने में सहायक करता है। पूछा गया आपसे, उस कारक का नाम बताइए जो रक्त का थक्का बनने में सहायता करता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1, प्लेटलेट्स अर्थात बिंबाणु। प्लेटलेट्स अर्थात बिंबाणु रक्त का थक्का बनाने में सहायता करते हैं और विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है। आगे चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, 2 सेल वाली बैटरी बनाने के लिए 4 ऑप्शन है, आपको बताना है इनमें से कौन सा इसके लिए राइट होगा। तो यह है हमारे ऑप्शन। तो इसका जो प्रश्न है वह है 2 सेल बैटरी बनाने के लिए कौन सा ऑप्शन उपयुक्त होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 3। एक सेल के धनात्मक को
सिरे को दूसरे सेल के ऋणात्मक सिरे से जोड़ा जाता है। एक बैटरी बनाने के लिए एक सेल के धनात्मक सिरे को दूसरे सेल के ऋणात्मक सिरे से जोड़ा जाता है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, यह रहा हमारा अगला प्रश्न। दोस्तों, यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। छत्रक, फफूंदी और खमीर निम्न का उदाहरण है। पूछा गया है आपको 4 ऑप्शन देकर, छत्रक, फफूंदी और खमीर किसका उदाहरण है? तो इसका जो राइट आंसर वह है ऑप्शन नंबर 4, मृतजीवी का। छत्रक, फफूंदी और खमीर तीनों ही मृतजीवी के उदाहरण हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, यह रहा हमारा अगला प्रश्न। एक निकाय की माध्य अवस्था से उसका अधिकतम विस्थापन क्या कहलाता है? पूछा गया आपसे, एक निकाय की माध्य अवस्था से उसका अधिकतम विस्थापन क्या कहलाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1, आयाम कहलाता है। एक निकाय की मध्य अवस्था से अधिकतम विस्थापन माध्य कहलाता है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, यह रहा हमारा अगला प्रश्न। वह युक्ति जिसका उपयोग भवनों को तड़ित से बचाने के लिए होता है क्या कहलाता है? 4 ऑप्शन आपको बताना है। वह युक्ति जिसका उपयोग भवनों को तड़ित से बचाने के लिए होता है, तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, तड़ित चालक। भवनों को तड़ित से बचाने के लिए तड़ित चालक का उपयोग किया जाता है और तड़ित चालक बनाने में तांबा धातु का उपयोग किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, उस धातु की पहचान कीजिए जिस पर मारने से वो धात्विक ध्वनि उत्पन्न नहीं करती है। 4 ऑप्शन है आपको बताना है। उस धातु का नाम जो जिस पर चोट मारने से वह धात्विक ध्वनि उत्पन्न नहीं करती है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, सोडियम। सोडियम धातु पर चोट करने से वह धात्विक ध्वनि उत्पन्न नहीं करती है। सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है और इसका जो प्रतीक चिन्ह है वह Na होता है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, खेल में प्रयुक्त होने वाला समय मापन उपकरण माप सकता है। 4 ऑप्शन आपको बताना है। खेल में प्रयुक्त होने वाला जो समय मापन उपकरण होता है वह किस समय तक समय को माप सकता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 1 सेकंड का 100वां भाग। खेल में प्रयुक्त होने वाला उपकरण जो समय मापक होता है वह 1 सेकंड का 100वां भाग माप सकता है और इस उपकरण का उपयोग MP पुलिस की रनिंग में भी किया जाता है। आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, जब विद्युत धारा लवण जल से प्रवाहित होती है तब गैस के बुलबुलों का इलेक्ट्रोड पर बनना किसका कारण होता है? पूछा गया आपसे, जब विद्युत धारा लवण जल से प्रवाहित होती है तो किस कारण गैस के बुलबुले इलेक्ट्रोड पर बनते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, रासायनिक अभिक्रिया के कारण। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, यह रहा हमारा अगला प्रश्न। मौसम बुलेटिन में दिखाया जाने वाला अधिकतम और न्यूनतम तापमान किसे सूचित करता है? पूछा गया आपसे, मौसम बुलेटिन में दिखाया जाने वाला अधिकतम और न्यूनतम तापमान किसे सूचित करता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1, दिन का अधिकतम तापमान एवं रात का न्यूनतम तापमान। मौसम बुलेटिन में जो तापमान दिखाया जाता है, अधिकतम तापमान दिन का अधिकतम तापमान और जो न्यूनतम तापमान दिखाया जाता है वह रात का न्यूनतम तापमान होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, यह रहा हमारा अगला प्रश्न। चलिए देखते हैं। हाँ, यह रहा हमारा अगला प्रश्न। पूछा गया आपसे, एक ऊँट रेगिस्तान में बहुत आसानी से चल सकता है क्यों? पूछा गया आपसे, एक ऊँट रेगिस्तान में आसानी से चल सकता है क्यों? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, इसके पैर चपटे एवं इस क्षेत्र चौड़े होते हैं। पूछा गया है ऊँट रेगिस्तान में आसानी से क्यों चल सकता है, तो इसका राइट आंसर है इसके पैर चपटे एवं इसका क्षेत्र जो पैर का होता है वह अधिक होता है। इस कारण ऊँट रेत में आसानी से चल सकते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन जरूर दबा लें ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट एजुकेशनल वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचते रहें। जय हिंद।